Hello students, this is RP Singh. I want to discuss a topic equivalent weight, equivalent mass of class 11th. बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज देखिए हम लोग इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे। इसको हिंदी में वैसे तुल्यांकी भार बोलते हैं। यू कैन से इक्विवेलेंट वेट। वैसे तो देखिए वेट में और मास में बहुत बड़ा अंतर है। मास का सिंबल एम होता है और वेट का फॉर्मूला बनता है mg। जब आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जी का मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर के वेट निकल के आता है। लेकिन इस केस में हम लोग मास और वेट एक ही शब्द लेकर के चलेंगे, एक ही मीनिंग होगा दोनों का। सो यू कैन से इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, नो एनी प्रॉब्लम, दिस इज नॉट एनी इश्यू, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इट इज द मास ऑफ an element or a compound which would combine with or displace by weight 1 part of hydrogen or 8 part of oxygen or 35.5 parts of chlorine। डेफिनेशन में इक्विवेलेंट वेट की दी गई है वो 3 से कंपेयर किया गया है, एक हाइड्रोजन से, एक ऑक्सीजन से और एक क्लोरीन से। 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन या फिर 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन या फिर इतने पार्ट्स 35 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन, इतने को मतलब कोई कंपाउंड, इट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच वुड कंबाइन विथ और डिस्प्लेस 1 पार्ट डिस्प्लेस बाय वेट। देखिए वेट आ गया यहाँ। इसमें यह बताया गया है कि कोई एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसका वो मास जो हाइड्रोजन के एक भाग के द्वारा, एक पार्ट के द्वारा या ऑक्सीजन के 8 पार्ट के द्वारा और क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स के द्वारा कंबाइन होता है या फिर डिस्प्लेस होता है, जुड़ता है या फिर अलग होता है, वो उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। तो जब हम लोग हाइड्रोजन के कंपेयर में इसका फॉर्मूला देते हैं, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड इनटू 1.008। दिस इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का जो है ना एटॉमिक मास है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के कंपेयर में यहाँ डिस्प्लेस की जगह पे आप चाहें कंबाइन लिख सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर आप कंबाइन लिख दीजिए या डिस्प्लेस कर दीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। दोनों ही डेफिनेशन में आए हुए हैं, कंबाइन भी आया होगा, लेकिन कंबाइन और डिस्प्लेस आप या कोई सा कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। और इसी को जब हम लोग गैस के रूप में लेते हैं तो फिर क्या आता है, देखिए वेट ऑफ मेटल वो सेम है अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2 in ml डिस्प्लेस्ड एट STP इनटू 11,200। देखिए किसी भी गैस का जो 1 मॉलिक्यूल होता है ना, 1 मॉलिक्यूल, किसी भी गैस का 1 मॉलिक्यूल STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच गैस occupies the space 22,400 ml। अगर आप इसे लीटर में चेंज करते हैं तो 22.4 लीटर इतना स्पेस वो घेरता है 1 मॉलिक्यूल। और जब हम 1 एटम की बात करते हैं, 1 पार्ट की बात करते हैं, हाफ की बात करते हैं, तो इसका हाफ हो जाता है जाकर के देखिए 11,200, 11,200। इसके बाद देखिए आता है, जो कि एटम की बात चल रही है, H2 का तो मॉलिक्यूलर मास, ये इसका 2 टाइम्स कर दोगे तब निकलेगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तब निकलेगा, ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखिए, इसके बाद देखिए कंपेरिजन आता है हाइड्रोजन से, वो ऑक्सीजन से, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ O2 डिस्प्लेस्ड इनटू 8। यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में 8 लिया गया है, ध्यान रखिएगा 8। और वेट ऑफ मेटल और क्लोरीन के केस में देखिएगा वेट ऑफ क्लोरीन डिस्प्लेस्ड इनटू 35.5। दिस इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब देखिए मान लीजिए 2 कंपाउंड है सपोज आपके पास,
तब फॉर्मूला दो कंपाउंड का एक साथ कंपैरिजन में फॉर्मूला क्या बनता है, वेट ऑफ सब्सटेंस ए अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस बी, यानी ए का वेट अपॉन बी का वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, यानी ए का तुल्यांकी भार बटे बी का तुल्यांकी भार। ध्यान रखिएगा, ए का मास कह लीजिए, नो एनी प्रॉब्लम, ए का मास अपॉन बी का मास इज इक्वल टू ए का तुल्यांकी भार बटे बी का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला अपने याद कर लीजिए। हाइड्रोजन के केस में ये इतना आएगा, ध्यान रखिएगा, और ऑक्सीजन के केस में इतना आएगा, और क्लोरीन के केस में ये आएगा। ये तीनों याद कर लीजिएगा। और ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये सबके केस में एक ही आएगी। ये इतना जो मैटर है, ये वाला जो मैटर है, ये वाला मैटर, ये चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, सबके केस में इतना ही आएगा। बस आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे, जो भी करना चाहेंगे। हाइड्रोजन लिखेंगे तो हाइड्रोजन लिख लेंगे, O2 लिखना चाहेंगे O2 लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे तो Cl2 लिखेंगे, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा। तो ध्यान रखें, आपके कौन से याद करने हैं आपको फॉर्मूला, एक ये याद करना है, एक ये याद करना है, और एक ये याद करना है। और फिर अगर दो सब्सटेंस आपको दे रखे हैं ए और बी सपोज, तो फिर आपका दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला ये हो गया, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। अब हम लोग जो है ना, साल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, एसिड का निकालेंगे, बेस का निकालेंगे। इक्विवेलेंट जो मास है, इक्विवेलेंट वेट जो है ना, ये बड़ा वाइड टॉपिक है। जैसे मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेते हैं ना तुरंत फॉर्मूला को देख करके, वैसे इसका नहीं निकलता। इसके लिए कई कंडीशंस हैं जो मैं इस वीडियो में देखिए आपको अच्छी तरह से देने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, अगर किसी साल्ट का आप इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो क्या आएगा, फॉर्मूला मास ऑफ साल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, अभी मैं विद एग्जांपल आपको क्लियर करूंगा। वैसे इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं मिटाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसको इतना मिटा देता हूं और एक एक टॉपिक को भी क्लियर करता हुआ चलूंगा। ये तो अपना कर देना इसको। अब देखिए, इसमें जो एक फॉर्मूला आया है इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, उसको मैं क्लियर करता हूं। देखिए, इतना मैं मिटा देता हूं। ये मैंने जो क्लियर कर दिया है आपको, वो मैंने डिलीट कर दिया है यहाँ से, और नीचे की ये बात क्लियर होनी है अभी। तो देखिए, इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ साल्ट, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लीजिए NaCl कोई साल्ट है, आप Na2SO4 ले सकते हैं, Na2CO3 ले सकते हैं, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे साल्ट होंगे, हजारों साल्ट होंगे। आप एलम ले सकते हैं, बहुत ही फिटकरी जो है ना, प्रसिद्ध फेमस बहुत ही साल्ट है, बहुत सारे साल्ट हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल से आप देखिए, एक क्या कह रहा है, फॉर्मूला मास ऑफ साल्ट। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, जनरली हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, जिसे हिंदी वाले बच्चे अणुभार बोलते हैं, अणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो लेकिन इसमें उस साल्ट के केस में ना, साल्ट के केस में अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास न लेकर के इसको फॉर्मूला मास लिखा जाता है। ये बिल्कुल नई बात है। हो सकता है आप लोग 11th में इसको बात को पहली बार पढ़ रहे होंगे, अब तक आपने 9th और 10th में अणुभार या मॉलिक्यूलर मास ही पढ़ा होगा। तो देखिए, इसमें हम लोग इसको फॉर्मूला मास बोलेंगे, लेकिन निकालने का तरीका वही होगा जो आप मॉलिक्यूलर मास अब तक निकाल के आए हो, वही। देखिए कैसे, मैं ऊपर वाली चीज को काउंट कर रहा हूँ, फॉर्मूला मास। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Na 23 प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, यानी ये आ गया 58.5। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5। अब ये क्या कह रहा है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होगा देखिएगा। आपको मालूम है कि जब NaCl को हम अगर एक्वस करते हैं, वाटर में घोलते हैं सपोज, तो क्या होता है, ये Na प्लस देता है एक्वस और क्लोराइड आयन देता है एक्वस। ध्यान रखिएगा, Na का पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, क्लोराइड का नेगेटिव 1 होता है। तो आप उसकी जगह पर, इसकी जगह पर जो है ना, आप 1 लगा दीजिए, पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1, आपको तो मतलब नंबर 1 लगाना है, नंबर। तो देखिए क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl इक्वल टू फॉर्मूला मास कितना आया 58.5 और टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना है इसका 1 का डिवाइड लगाया। आप कहेंगे हम तो साहब नेगेटिव का लगाएंगे, आप नेगेटिव लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप 1 रखिए, सब उसका साइन नहीं लगाना है, उसका केवल वैल्यू लगानी है 1। तो आपने वैल्यू ये 1 का डिवाइड लगा, ये आ गया। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम लगाते हैं MgCl2 की बात करते हैं सपोज, तो इसका फॉर्मूला मास जब निकालोगे बेटा, तो फॉर्मूला मास कितना निकलेगा, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ लैंग्वेज को। फॉर्मूला मास निकलेगा, देखिए Mg का एटॉमिक मास होता है 24 और क्लोरीन का होता है 35.5 और मल्टीप्लाई 2 का करोगे, 2 एटम है इसमें, तो ये कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा देखिए 24 प्लस 71 यानी 595। फॉर्मूला मास आ गया इसका 95। यू कैन राइट यू इफ यू वांट यूनिट ऑफ दिस, यू लिख लीजिए या मत लिखिए, नो एनी प्रॉब्लम। फॉर्मूला मास आ गया इसका 95। अब नाउ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जब इसे आप एक्वस करते हो MgCl2 को, जब वाटर में घोलते हो तो क्या होता है, Mg पर लगेगा पॉजिटिव 2 और 2 क्लोराइड आयन होंगे, क्लोराइड पर तो लगेगा माइनस का बनी, लेकिन मल्टीप्लाई तो आपको 2 का करना पड़ेगा इसमें, तो 2 क्लोराइड आयन है। अब आप देखिए पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2 और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 2 बन गया 2। नेगेटिव चार्ज भी ध्यान रखें, इन एवरी सॉल्ट, इन ईच सॉल्ट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल बी सेम, अदरवाइज फॉर्मूला विल बी रॉन्ग। अगर मान लीजिए सपोज आप यहाँ MgCl लिख देते हो, सपोज MgCl, तो Mg का जानते हैं पॉजिटिव 2 होता है, Cl का माइनस का 1 होता है, और ये 2 नहीं आएगा तो पॉजिटिव 2 रह जाएगा और नेगेटिव 1 रह जाएगा, दैट इज रॉन्ग, दैट विल बी रॉन्ग। तो इसलिए फॉर्मूला MgCl2 बना है, आप पहले से ऑलरेडी जानते होंगे इतना को। तो अब देखिए पॉजिटिव 2 हो गया, नेगेटिव भी 2 हो गया। अब इसका जब इक्विवेलेंट वेट निकालोगे आप, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2, तो क्या निकलेगा, फॉर्मूला मास अपॉन 2, कितना निकलेगा 2 4 8 और 2 7 14 किया, इक्विवेलेंट वेट आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया इसका 47.5। एनी प्रॉब्लम, क्लियर हो गया ना। अब देखिए हम बढ़ते हैं आगे, ये मैंने आपको इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कह लीजिए, मैंने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल दिया, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले फॉर्मूला का मैंने यूज करके आपको इसमें समझा दिया है। आप चाहें तो इसकी शॉट ले सकते हैं, इसका इसकी शॉट लीजिए इसका, ओके। अब देखिए मैं बढ़ता हूं आगे, अब नेक्स्ट नंबर आता है इक्विवेलेंट मास इक्वल एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। व्हाट इज n फैक्टर, अब मैं इस फॉर्मूला का यूज करने जा रहा हूं, इस फॉर्मूला को क्लियर कर रहा हूं। एटॉमिक मास, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, आप एटॉमिक मास कहिए, मॉलिक्यूलर मास कहिए, जब आप एटम का निकालेंगे तो एटॉमिक मास होगा, और जब मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास होगा, और जब आयन का निकालेंगे तो आयनिक मास होगा, नो एनी प्रॉब्लम, जिसका निकालेंगे उसका होगा। यहाँ एटॉमिक मॉलिक्यूलर लिखा हुआ है, आप चाहे तो आयनिक को जोड़ सकते हैं इसमें। तो देखिए अपॉन n फैक्टर, व्हाट इज n फैक्टर, n क्या है, यहाँ पर n फैक्टर क्या है, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ डिफाइन किया है, पहले उसको डेफिनेशन कर लेते हैं, उसकी देखिए तब मैं क्लियर करता हूँ। फिर नंबर फर्स्ट, n फैक्टर्स फॉर एसिड्स, दैट इज बेसिसिटी, बेसिसिटी माना n फैक्टर ऑफ एसिड, यानी अम्लों का n फैक्टर, एसिड का n फैक्टर होता है ना,
उसकी बेसिकली होता है, हिंदी में क्षारकता बोलते हैं उसको, क्षारकता। अम्लों का एन फैक्टर जो है ना उसकी क्षारकता कहलाता है, बेसिकली ध्यान रखिएगा। क्या है? नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल इज द बेसिकली ऑफ एसिड्स। मतलब एसिड में से जितने आयनाइज होकर के हाइड्रोजन आयन निकलते हैं वो उसकी बेसिकली कहलाती है, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एन फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक टेबल ड्रॉ की है। टेबल में पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ। अगर मान लीजिए HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसकी बेसिकली होगी 1, इसमें H आयन 1 है। H2SO4 होगा तो इसकी 2 होगी। लेकिन बट हियर आप देखिए यहाँ पर वैसे तो आप H3PO3 देख रहे हो, इसको फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। इसमें 1H है तो 1 आ गया, इसमें 2H है तो 2 आ गया, बहुत अच्छा। इसमें देखिए 2H है तो 2 आ गया, इसमें 3H है तो 3 आ गया। लेकिन इसी में चक्कर है, इसमें क्या चक्कर है इसमें 3H तो 3 आना चाहिए था, लेकिन 3 नहीं 2 है। उसका मैं रीजन दूंगा भी, देखिए आपको ये जो नंबर्स आए हैं ये दीज आर एन फैक्टर्स। जो बेसिकली है ना ये एन फैक्टर है। कैसे? देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको क्लियर करता हूँ। HCl को जब वाटर में घोलते हो ना, वाटर में, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण 1 एरो आएगा, ओनली वन डायरेक्शन चलेगा। तो क्या होता है, H प्लस एक्वस और क्लोराइड आयन एक्वस, इस तरह से ये 1H आयन देता है, ध्यान रखिएगा। और जब हम लोग H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 को जब वाटर में घोला जाता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखिएगा, तो 2 हाइड्रोजन आयन देता है और सल्फेट आयन देता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो एन फैक्टर है वो 1 हो गया, और इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, देख लीजिए 2। अब बात आती है H3PO3 की। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, जब इसको वाटर में घोला जाता है तो ध्यान रखिएगा ये केवल 2 हाइड्रोजन आयन ही रिलीज करता है अपने अंदर से, और H3O3 ये बन जाता है। 2 हाइड्रोजन आयन निकले हैं तो 2 बन गया, 2 पॉजिटिव आएगा तो इस पर 2 निगेटिव आ जाएगा। अगर ये वाला भी निकल जाता तो 3H आयन बनते तो इस पर निगेटिव 3 आता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें से केवल ओनली 2 हाइड्रोजन आयन ही रिलीज होते हैं। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर हो गया दिस नंबर 2। अब मैं आगे बढ़ता हूं, H3PO4 पे आता हूं। H3PO4 जब इसको एक्वस करते हैं तो इसमें से ये निकलता है, देखिए, और फॉस्फेट आयन ये बनता है। इसमें कितने निकले, 3 हाइड्रोजन आयन, सो एन फैक्टर विल बी 3। अब आता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, जब इसको आप एक्वस करते हो तो इसमें से 2H आयन निकलते हैं, और C2O4 ऑक्सेलेट बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, ऑक्सेलेट। अभी मैं सारे रीड कर देता हूं करवा लेंगे। एक्वस, क्लोराइड, सल्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फाइड, फॉस्फेट या बाई फॉस्फाइड कह सकते हो, और ऑक्सीडेट। इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। चलिए एन फैक्टर हो गया 2। ये मैंने आपको एन फैक्टर की बात बताई। अब मैं इस फॉर्मूला का यूज करके आपको इस फॉर्मूला को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा उस फॉर्मूला को, इसमें से कोई सा एक ले लीजिए। मान लीजिए मैं सपोज HCl लेता हूं, HCl लेता हूं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू, ये ऊपर क्या कह रहा है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। अब ये एटम तो है नहीं HCl, ये तो मॉलिक्यूल है, अणु है,
तो हम एटम की बात तो करेंगे नहीं, तो हम इतना रीड करेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, ध्यान रखें यहाँ पर हम फॉर्मूला मास नहीं लिखेंगे, अब हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। फॉर्मूला मास केवल ओनली साल्ट के केस में लिखा जाता है, लेकिन निकालने का तरीका एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो H का एटॉमिक मास 1 होता है, आपको मालूम है, इसका 35.5 होता है, और इसका n फैक्टर कितना है 1। HCl का देखिए n फैक्टर 1, देखिए ये आ गया 36.5 अपॉन 1 यानी 36.5। एक मैं एग्जाम्पल और दे देता हूं आपका। अब मान लीजिए मैं इसका निकालता हूं, सपोज इसका, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए पहले। H का 1 होता है तो मास 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, S का होता है 32 और 1 है एटम तो 1 का ही मल्टीप्लाई रहेगा, किया नहीं हमने इसमें। ऑक्सीजन का 16 होता है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और n फैक्टर कितना है इसका, जनरली देखिए इसको थोड़ा सा अलग से याद कर लो, इसको थोड़ा सा अलग से याद कर लीजिए, बाकी सब में मोस्टली एक आध कोई और आएगा बताएंगे आपको, मोस्टली जितने एच आयन होंगे उसमें उतना ही होगा। आप काउंट कर लीजिए 2H है इसमें तो 2 हो गया, ये ऊपर में क्लियर कर दिया आपको। तो ये ऊपर का जो कैलकुलेट करोगे तो 98 आएगा अपॉन 2 यानी 49, ध्यान रखिए 49, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 आ गया 49। अब इसी प्रकार से आप सारे के सारे निकाल सकते हैं, मैं 2 एग्जाम्पल देकर के आपको इस फॉर्मूला का यूज करके समझाते हैं। अब आता है देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको n फैक्टर्स फॉर बेसिस दैट इज एसिडिटी। अब हम क्षारों का n फैक्टर निकालेंगे। क्षारों का जो n फैक्टर होगा ना वो उसकी अम्लता कहलाएगा, अम्लता, एसिडिटी। जैसे हमने यहाँ पर H आयन से H आयन को देखा था, हाइड्रोजन आयन को देखा था, अब यहाँ पर आप OH आयन को देखेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन को देखेंगे, बाकी सब सेम है, नो एनी प्रॉब्लम। जैसे ऊपर की कहानी है वही सेम नीचे की कहानी है। क्या होगा देखिए, ऊपर लिखा था आपने नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। अब यहाँ पर आप H आयन की जगह पे OH आयन कर दीजिए, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल इज द एसिडिटी ऑफ बेसिस। तो मैं देखिए पहले टेबल समझ लीजिए, NaOH, OH इसमें कितने हैं, OH का नंबर है 1, सो द एसिडिटी इज 1। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH निकलेंगे 2, एसिडिटी हो गई 2, इसमें निकलेंगे 3 हो गई। कैसे देखिए, मान लीजिए मैं NaOH को एक्वस करता हूँ, एक्वस समझ में आ रहा होगा, वाटर में बोल देते हैं ना किसी को, वाटर में मिक्स कर देते हैं तो उसको एक्वस बोलते हैं, हिंदी वाले इसको जलीय बोलते हैं। तो क्या निकलेगा, Na प्लस OH माइनस, ये OH की नंबर कितनी आई 1, OH की नंबर 1 है, इसलिए इसका n फैक्टर हो गया 1, याद रखिएगा n फैक्टर इसका 1 हो गया। अगला देखिए MgOH का होल ट्वाइस, जब इसे आप एक्वस करोगे तो क्या निकलेगा, Mg पर पॉजिटिव 2 लगेगा, ध्यान रखिएगा, और 2OH आयन निकलेंगे। इससे आप 20 मत काउंट कर लेना, दिस इज OH आयन, इसमें n इक्वल कितना आएगा 2, क्योंकि 2 लगा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें सिमिलरली इसमें 3 हो जाएगा। अब मान लीजिए हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं NaOH का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, और इसका जो एसिडिटी है वो कितनी है, n फैक्टर 1 है, जाके 1 आ गया नीचे, कितना आएगा ये 40,
40/1 = 40। तो इसी प्रकार से आप जो है ना इनका सबका यूज कर लेंगे। इसमें डिवाइड कितने का लगाएंगे, इसमें डिवाइड लगेगा 2 से, ध्यान रखिएगा। और इसमें डिवाइड कितने से लगेगा, 3 से, ध्यान रखें। इसका n फैक्टर 2 है, इसका n फैक्टर 3 है, तो इसमें डिवाइड 2 से लगाओगे, इसमें डिवाइड 3 से लगाओगे। तो इस तरह से आप जो ना इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, अब देखिए मैं बताता हूं, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक इसका आ रहा है, इसी से संबंधित, इससे रिलेटेड। n फैक्टर की बात हो गई। अब आता है देखिए नंबर 3, ये नंबर 2 क्लियर कर दिया 1 नंबर n फैक्टर ऑफ एसिड, नंबर सेकंड n फैक्टर ऑफ बेसिस। अब आता है देखिए नंबर 3, इन केस ऑफ आइंस, यहाँ इन केस ऑफ एसिड हो गया, यहाँ इन केस ऑफ बेस हो गया। अब इन केस ऑफ आयन, अगर मान लीजिए आयन है तो n फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ दैट आयन। मान लीजिए सपोज कोई आयन है SO4, ये है, तो n फैक्टर इसका कितना होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज कितना लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है 2, सो n फैक्टर विल बी 2। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लोराइड आयन लिया होता सपोज, तो इसका n फैक्टर हो जाता 1। अगर मान लीजिए हमने PO4, जिसको फॉस्फेट आयन बोलते हैं, फॉस्फेट आयन लेंगे तो n फैक्टर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 3। तो इक्वल एज द चार्ज ऑफ द आयन, n फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ दैट आयन। अब मान लीजिए इसका आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, सपोज इसका, मान लीजिए इसका निकालते हैं आप, तो देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 इज इक्वल टू, देखिएगा मैंने जब फॉर्मूला दिया ना, देखिए एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, मैंने यहाँ क्या बोला था, आयनिक मास को जोड़ दीजिए, सब चलेगा। आप एटम का निकालेंगे तो एटॉमिक आएगा, मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो मॉलिक्यूल का मास आएगा, और आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो आयन का मास आएगा, रखिएगा। अब इसका आयन का मास निकालेंगे हम, S का कितना होता है 32, O का होता है 16, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका चार्ज कितना है 2, तो 2 का डिवाइड कराएंगे, ये कितना हो जाएगा, देखिए 16, 4 जा 64, और ये 96/2, यानी कितना आ गया 48। थोड़ा सा अगर आप बैक में सोचने की कोशिश करें, जब हमने इसका H2SO4 लिया था, कि H2SO4 आया कहां से जी, जो सल्फेट आयन है वो आया कहां से है, सल्फेट आयन मिलाया है H2SO4 से। और जब इसका आयनाइजेशन हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले देखें, तो क्या निकला था 2H+, ये निकला था ये, तब हमने 2 का डिवाइड लगाया था, तो ये जो माइनस का 2 चार्ज है वो इसकी वजह से तो ही है। आप इसके 2 का मान लो चाहे इसके 2 का मान लो, बात तो एक ही है। आप नेगेटिव चार्ज ले लो, यहाँ पे लिखा है ना टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ये हमने पहले हमने टोटल पॉजिटिव चार्ज लगाया था 2 × 2, अब हम नेगेटिव 2 लगा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, नो एनी प्रॉब्लम, ये हो गया। अब मान लीजिए सपोज मैं इसका निकालता हूँ, इसका सपोज इसका कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड का कितना होता है, ओनली क्लोराइड है, Cl है ओनली 35.5, ध्यान रखिएगा 35.5, और चार्ज कितना है इसका 1, तो आंसर आएगा 35.5। तो ये इस तरह से मैंने इस नंबर को क्लियर किया है। अब मैं 4th नंबर को क्लियर करूंगा, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब देखिए 4th नंबर समझने की कोशिश करें। ये 4th नंबर जो है ना बहुत ही जरूरी नंबर है, यहां तक तो बहुत आसान है, अब तक आपने 3 नंबर तक क्लियर किया, ये बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए 4th नंबर को मैं यूज करके इसका पहला एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए मैं क्लियर करता हूँ इसको, Cr2O7 क्रोमेट आयन बोलते हैं इसको, +6 इलेक्ट्रॉन +14 हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू, क्या मिला आपको 2 क्रोमियम आयन निकले जिनका पॉजिटिव 3 चार्ज है, +7 H2O।
In case of redox reactions, in case of redox reactions, n factor is equal to change in oxidation number. ये बहुत ही नया टॉपिक है जो आपने 10th लेवल तक नहीं पढ़ा है, ये बिल्कुल नया टॉपिक मिलने वाला है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस n factor is same as the change in ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखिए वैसे तो ये रिएक्शन कंप्लीट जो ना हमने बैलेंस करके लिखी है। क्रोमियम देखिए 2 है, इधर 2 क्रोमियम हो गया, ऑक्सीजन के 7 है, देखिएगा 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया 7 हो गया, 14 H है, 7 2 जा 14। अब ऑक्सीडेशन नंबर का चक्कर क्या है, वैसे तो आपको बता दें चूंकि रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन लगे ना 6, यही n फैक्टर हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन जो लगे हुए हैं यही n फैक्टर है। अगर मान लीजिए रिएक्शन चार्ज के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं होती तो हम कैसे करते, देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, यहां से मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। अब देखिए आप कोशिश करें, 14 बन जा 14 प्लस के 14 हो गए और माइनस के 2। ध्यान रखें इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, ये Cr2O7 पूरे का चार्ज है माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई सदैव उसका करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर पड़ा होता है, ये तो फॉर्मूला का पार्ट है 7। ये जो 40 लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, तो 14 बन जा 14। ध्यान रखें नेगेटिव ध्यान रखें 2 है और 14 यहाँ पर प्लस का है, तो ये कितना बचा, प्लस का बचा 12। इस साइड में जब आप देखते हैं तो प्लस का बचा 12। इधर आइए इस साइड में देखिए, इस साइड में प्रोडक्ट साइड में देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, प्रोडक्ट साइड में 2 3 जा 6 प्लस का 6, इस पर कोई चार्ज है नहीं, ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 12 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया 12 और 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 6 का। ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि इधर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा इधर ज्यादा होगा, ये तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब पढ़ाएंगे ना तब क्लियर होगा टॉपिक। इधर 12 है इधर 6 है, हो सकता है इधर 12 हो इधर 6 हो, वो किधर भी ज्यादा हो सकता है किधर भी कम हो सकता है, नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन आपको तो केवल चेंज देखना है, चेंज कितना हुआ है। अगर ये 12 इधर होता 6 इधर होता तो भी चेंज 6 का ही आता। ये नहीं है कि आप इसमें से इसको घटाना है, चेंज का मतलब होता है दोनों में कितना डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का डिफरेंस आया 6 का, तो 6 का जब डिफरेंस आया तो आप ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन के लिए जो n फैक्टर होगा वो 6 होगा 6। तो जब भी हम इसका इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो 6 का डिवाइड लगाएंगे 6 का ध्यान रखिएगा। अब आती है सेकेंड नंबर रिएक्शन, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। MnO4 ये परमैंगनेट बोलते हैं, ये KMnO4 से निकला है, पोटेशियम परमैंगनेट से K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट से निकला है परमैंगनेट प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और इधर आया देखिए मैग्नस आयन, इसे बोलते हैं मैग्नस आयन, ध्यान रखिएगा मैग्नस आयन, और उधर देखिए 4H2O ये रिएक्शन बैलेंस है, Ml1 है Ml1, 4O है 4O हो गए, 4 2 8H है 8H हो गए। ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऐड किए जाते हैं। चार्ज को बैलेंस करने का मतलब क्या है, देखिए माइनस का 1 8 बन जाए 8 प्लस के 8 माइनस का 1 और माइनस के 5 बन जाए 5 और 1 6 हो गया, 8 हो गया तो प्लस का 2 बचा और प्लस का 2 इधर भी है, दोनों तरफ देखिए चार्ज सेम हो चुका है, तो बैलेंस करने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डिलीट कर दिया, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं इस रिएक्शन की, तो आप इधर का रिएक्टेंट साइड का देखें, माइनस का 1 और प्लस का 8 यानी प्लस का 7 बचा। प्रोडक्ट साइड का कितना है प्लस का 2, ध्यान रखिए प्लस का 2, तो डिफरेंस कितना आया
डिफरेंस आया, देखिए डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल 7 और 2 का डिफरेंस कितना है हुआ 5। तो आप जब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे तो इसका एन फैक्टर ध्यान रखिएगा, एन फैक्टर इसका 5 लगाएंगे तो इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना होगा 6 और इस रिएक्शन का एन फैक्टर होगा 5। तो एन फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन will be same as the change in oxidation number। ओके, इसके बाद देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके इस तरह से देखिए क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अगर इसमें कोई आपकी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट करें। ओके।